अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। रात के 11 बजे हैं और मैं शादाब चौहान आपसे एक अहम गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हूं, क्योंकि हम जब भी अपनी एक आपसे गुफ्तगू करते हैं तो वो देश के हित में और जो मेन मुद्दे हमारी जिंदगी से जिसका ताल्लुक है, हमारी हमेशा गुफ्तगू उसी पे आधारित रहती है। आज की गुफ्तगू भी हमारी उसी पर आधारित है और आज की गुफ्तगू का जो टॉपिक है, जो मौजू है, वो है लॉकडाउन 3 क्या आखिरी लॉकडाउन होगा? लॉकडाउन 3 में कौन कौन सी सहूलतें मिलेंगी? क्या मोदी जी ने इस लॉकडाउन की घोषणा क्यों नहीं की? क्या गरीबों को जो समस्या आ रही है, क्या उसका हल निकल जाएगा? क्या वीआईपीज के लिए अलग से सुविधा और गरीबों के लिए लॉकडाउन अलग? क्या गरीब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकता है? क्या एक वो गरीब जिसका एक घर में एक कमरा है और 10 लोग उसके परिवार में हैं, कैसे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकता है? ये तमाम सवाल और मैं आपको हर एक मुद्दे पर मैं जवाब दूंगा और आपको जानकारी दूंगा जिससे कि आपको कई फैसले लेने में भी आसानी होगी। सबसे पहले सभी लोगों का एक सवाल लगातार आया, मुझे कई लोगों ने पूछा, तो सबसे पहले जो मेरे साथियों ने सवाल पूछा उसी पे गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 कि लॉकडाउन 3 जो तीसरा लॉकडाउन 2 हफ्तों का सरकार ने घोषित किया है, गृह मंत्रालय ने घोषित किया है, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जानिब से वो डिक्लेयर कराया गया है, उसके अंदर क्या सुविधा मिलने वाली हैं? बिल्कुल आरिफ सैफी ने उसको डिस्क्राइब कर दिया कि पहले लॉकडाउन में गरीबों का ये हुआ, दूसरे में ये हुआ। उस पर चर्चा करेंगे। पहले सवाल के जवाब जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। मेरे मित्रों, मैं मोदी वाला मित्रों नहीं बोल रहा हूं, मैं एक भारतीय परंपरा वाला बोल रहा हूं। मेरे साथियों कि ये जो लॉकडाउन 3 होगा, इसको सरकार ने 3 भाग में विभाजित किया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। तो एक मुझे सवाल आया कि ऑरेंज जोन क्या है? मैं आपको तीनों जोन बताऊंगा और सभी साथी शेयर कर दें जिससे सभी लोगों तक ये बात पहुंच जाए, क्योंकि बहुत से हमारे मजदूर भाई फंसे हुए हैं, उनके भी बहुत से सवाल हैं और कुछ लोग परेशानी में मुब्तला हैं। हम चाहते हैं कि जब हम जुड़े हैं तो सभी साथियों तक सच्चाई और जानकारी पहुंच जाए। एक यही माध्यम है। टीवी पे तो खाली पूछता है भारत, आग लगा दो, जला दो, मार दो, काट दो, खाली वो चलता है। वहां दंगा हो गया, वहां लड़ाई हो गई, खाली उन लोग को ये नाटकबाजी की दुकान बन गई है। तो एक सोशल मीडिया जरिया है जिसके जरिए हम अपनी बात पहुंचा देते हैं। तो रेड जोन क्या होगा? जहां पर लगातार केसेस आ रहे हैं, जहां 4 या उससे कम दिन में केस डबल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर 1 तारीख को किसी शहर में यानी दिल्ली में 4 केस थे 1 तारीख को, और अगर वो 4 तारीख से पहले 8 हो गए तो उसको रेड जोन माना जाएगा। और ऐसे लगभग पूरे देश में 119 जिले हैं और ये 119 वो जिले हैं जो देश की बहुत बड़े इकोनॉमी जिस पर डिपेंड करती है। चाहे गुजरात का अहमदाबाद हो, वही वाला अहमदाबाद जहां ट्रंप अंकल आए थे, जहां नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था, याद है ना भाइयों? वही वाला ट्रंप नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम जिसमें गरीबों को छिपाने के लिए दीवार बनाई गई थी। याद आया आपको कुछ? वही वाले ट्रंप अंकल जिन्होंने मोदी जी को अनफॉलो कर दिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री को। वही वाले ट्रंप जिनकी बेटी इवांका ट्रंप और बीवी मेलानिया ट्रंप दोनों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया। वही वाले ट्रंप जो आगरा आए थे, जो वो वाले ट्रंप जो थे जिन्होंने धमकी देकर के दवाई मांगी थी। वही वाले ट्रंप जब धमकी देके हाइड्रोक्लोरोक्विन मांगी गई तो हमने 2 घंटे में दे दी थी। ये नहीं मालूम डर के दी थी या प्यार में दी थी, नहीं कह सकते। वही वाले ट्रंप की बात कर रहा हूं मैं। और आगरा में भी केसेस हैं, मुंबई में केसेस हैं, लेकिन दिखता है निजामुद्दीन, क्योंकि दिमाग में जब गोबर भर जाए तो काम नहीं करता दिमाग। जब दिमाग में नफरत का गोबर घुस जाए तो जब दिमाग काम नहीं करता, इसीलिए किसी को अहमदाबाद नजर नहीं आ रहा, मुंबई नजर नहीं आ रहा, जहां 7,000 केस मुंबई के आ चुके हैं अब तक। 7,000 केस।
लेकिन नजर आएगा निजामुद्दीन, और उसके अलावा भी सूरत से लेकर तमाम जगहों पर कोरोना फैला। आज 37,000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। अब तक ये बताते थे 3,000 जमाती, 4,000 जमाती। आज आपको मैं एक जानकारी और दे दूं कि अभी तक जो जमातियों का आंकड़ा बताया गया उसमें से 80% से ज्यादा सही होकर घर लौट चुके हैं, क्योंकि उन्हें तो जबरदस्ती कुछ लोगों को डाल दिए थे, ऐसा प्रतीत होता है। 80% लोग सही होकर जा चुके हैं, लेकिन ये आंकड़ा नहीं दिखाएंगे, ये खाली हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे। जो नांदेड़ साहिब से 150 श्रद्धालु पंजाब के अंदर कोरोना पॉजिटिव निकले, उस पर डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर डिबेट कर ली तो दंगे की भावना कैसे भड़केगी। तो ये सब मुद्दे हैं। रेड जोन की मैंने बात कही। अब बताते हैं ऑरेंज जोन। देखिए, रेड जोन में कोई सहूलत नहीं दी गई है। रेड जोन जैसे चल रहा था लॉकडाउन 3 भी वैसे ही रहेगा। रेड जोन वो है, 119 जिले हैं। 119 जिले में से वो वाले जिले हैं जहां 4 या उससे कम दिन में केस डबल हो रहे थे। अब आते हैं ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन और रेड जोन में क्या फर्क है, ये काफी साथी मुझसे लगातार पूछ रहे थे, मैं इसलिए बता रहा हूं। ऑरेंज जोन वो जोन है, लगभग 250 के करीब जिले हैं। वो जोन ऑरेंज जोन में आएंगे जहां पर पिछले एक हफ्ते में बहुत कम केस आए हैं और संख्या घट रही, 1-2 केस आना, 2-3 केस आना, यानी एक हफ्ते में से कम में केस डबल नहीं हो रहे। वो ऑरेंज जोन है। ऑरेंज जोन में क्या सुविधा दी जाएगी वो मैं आपको बता दूं। अब ऑरेंज जोन और रेड जोन में सिर्फ एक फर्क रहेगा। ऑरेंज जोन में कुछ ट्रांसपोर्ट की सुविधा दे दी जाएगी और हार्वेस्टिंग, यानी कि जो खेती से फार्मिंग वाली है, फार्म वाली जो खेती है उसकी छूट मिल जाएगी, और लिमिटेड ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक गाड़ी में 2 लोग सफर कर सकते हैं, ऐसी अनुमति दी जा सकती है। ग्रीन जोन में सबसे ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी, जहां 10 साल से छोटे बच्चे तो नहीं बाहर निकल सकते, लेकिन बड़े लोग कंडीशन के साथ, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाहर जा सकते हैं। और वहां पूरा ट्रांसपोर्ट, लगभग 60% ट्रांसपोर्ट ग्रीन जोन में खोल दिया जाएगा। ये तो मैंने ट्रांसपोर्ट को लेकर के आपसे चर्चा कर ली। अब चर्चा नंबर 2 इंपॉर्टेंट है हमारे मजदूर भाइयों की। जो मजदूर और स्टूडेंट या गरीब लोग फंसे हुए हैं, छिपे हुए नहीं कहता मैं छिपे हुए नहीं कहता हूं, यह मानसिकता उन लोगों की है जो धर्म के चश्मे से देखते हैं। यह मानसिकता उन पैसे वाले, दौलत वाले, सरकार वाले लोगों की है, जिनके दिमाग में नफरत का गोबर घुस चुका है। हम किसी को धर्म के नाम पर नहीं देखते। पप्पू अंसारी बोल रहे हैं चंदौली में कब लॉकडाउन खुलेगा। चंदौली कहां इधर आता भाई, चंदौली हो, मैंने आपको बता दिया, ये लिस्ट देख लें आप इंटरनेट पे, और मैं भी पेज पे अपलोड कर दूंगा कि रेड जोन में कौन से जिले हैं, ऑरेंज जोन में कौन से जिले हैं, ग्रीन जोन में। मैंने बता दिया रेड जोन में कोई बदलाव नहीं आने वाला, ऑरेंज जोन में थोड़ी सहूलतें दी जा सकती हैं, ग्रीन जोन में ज्यादा सहूलतें मिलेंगी। और एक बात और बता दूं मैं, शराब की दुकानें तीनों जोन में खुल सकती हैं। सत्ता के नशे से इतना नुकसान कर दिए, अब शराब के नशे से इस लॉकडाउन का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं कुछ लोग। क्या जरूरत है शराब तंबाकू खोलने की? अरे भैया, मजदूरों को खाने का इंतजाम नहीं कर रहे, आप शराब के ठेके खोलेंगे, चाह क्या रहे हैं आप? ये गलत कर रहे हैं आप। सरकार को मैं आगाह कर रहा हूं, मैं पहले भी तुम्हारी गलतियों से पहले मैंने आगाह किया है। सरकार शराब के ठेके खोल करके उपद्रव को और आतंक को पनपा रही है। महिलाओं पे सबसे ज्यादा उत्पीड़न शराब की वजह से होता है, और लगभग 25% अपराध हमारे देश में शराब के नशे में होता है। तो आप क्यों ये काम कर रहे? बंद रहने दीजिए ना। या शराब पीने से देश तरक्की नहीं करेगा क्या देश की इकोनॉमी शराब से ग्रो करना चाहेंगे आप? क्या गरीब आज भूख से मर रहा है? उसके पैसे को उसके परिवार के लिए बच जाने दीजिए। प्रधानमंत्री जी, क्या कर रहे हैं आप? मुझे नहीं समझ में आता कि आपको कौन मशवरा देता है। यह एकदम अहमखाना फैसला है और हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। हम घोर निंदा करते हैं भारत के लोग कि यह शराब के ठेके खोलना सरकार का बेवकूफ बनने वाला फैसला है। हम इसके खिलाफ हैं। शराब के ठेके बंद रहने चाहिए। मंदिर बंद रहेगा, मस्जिद बंद रहेगा, चर्च बंद रहेगा, गुरुद्वारे बंद रहेंगे, स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन शराब के ठेके खुलेंगे। क्या है भाई?
गरीब मजदूरों को लाने के लिए सरकारों के पास बस नहीं है। बिहार सरकार कहती है मेरे पास बस ही नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नंबर जारी किए उन नंबर, उस पे लोगों की शिकायत आ रही है कि संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन शराब के ठेके खोलेंगे। लग रहा है कि बीजेपी वालों को शायद शराब से ज्यादा मोहब्बत हो गई है। कौन सी मोहब्बत है आपको शराब से, मैं पूछना चाह रहा हूं। हाँ, दिल्ली रेड जोन में आता है भाई। क्या ये शराब के नशे में डूब करके देश का बेड़ा गर्क करोगे क्या? अगर किसी ने, मैं पूछ रहा हूं प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इज्जत के साथ पूछ रहा हूं, अगर किसी ने शराब पी करके सड़क पे उत्पात मचाया, किसी और शराबियों का टोला अगर ये लॉकडाउन का उल्लंघन करने निकल गया, अगर कोरोना वॉरियरों पर हमला करने निकल गया, कौन जवाबदेह होगा? फिर तो कह दिया जाएगा ये तो शराब के नशे में थे। ये पूरी तरीके से बैन करना चाहिए। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि शराब से महिलाओं का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। बहुत सी महिलाओं को मार देते हैं ये शराबी नशेड़ी लोग जो होते हैं, शराब के नशे में डूब करके ये उन पर अत्याचार करते हैं महिलाओं पे। अगर आपको महिलाओं का सम्मान करना है, और खास करके ये गरीबों का कितना बड़ा मुद्दा है, गरीब महिलाओं का, कि उनके बच्चों को खाना नहीं होगा लेकिन वो शराबी जो है शराब लेकर आएगा, ये आप अपराध को जन्म दे रहे हैं शराब के ठेके खोल करके, हम मानते हैं। दूसरी बात, नहीं बिल्कुल संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ जी से, अरे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री से भी मैं कहूंगा, ये जो नंबर जारी किए इसकी जगह आपको एक ऑनलाइन वेबसाइट जारी करनी चाहिए। हम तैयार आपके साथ काम करने के लिए कि मजदूर रजिस्टर्ड करा ले अपने आप को। तुम्हारे जो फोन है या तो बंद जा रहे हैं, बिहार वाले नंबर बंद जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाले नंबर लग नहीं रहे हैं। अरे मजदूरों के लिए भी कुछ करोगे या खाली बकवास करोगे? और एक सवाल जो मैंने उठाया था और उसका जवाब भी यही है कि प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं आए इस लॉकडाउन 3 की घोषणा करने के लिए? जानते क्यों नहीं आए? क्योंकि पिछले 2 बार उन्होंने घोषणा की लॉकडाउन की, लेकिन आते हैं ऐसे बांधेंगे, ऐसे करेंगे। ये देखिए प्रधानमंत्री जी ऐसे आएंगे, कहेंगे भाई और बहनों, मित्रों, आपका बलिदान चाहिए, आपका त्याग चाहिए, आपसे अब कोरोना को हराना है। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि कैसे हराना है। पूरे 2 बार उन्होंने भाषण दिया और मैंने उसका दोनों बार जवाब दिया है। मजदूरों की बात की हो तो मुझे बताओ, मैं गुनाहगार हूं, लटका दो हमें फांसी पर। हम झूठ बोल रहे हैं तो बताओ, कब कहा कि गरीबों के खाते में कितना पैसा आने वाला है? आज भी हजारों फोन आते हैं मुझे। हम जितनों की मदद कर सकते हैं कर गए, हम थक चुके हैं। और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं, तमाम दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? पीएम केयर फंड में कितना पैसा है यही बता दे प्रधानमंत्री जी। ये सवाल कोई ना पूछ ले, तो इसलिए लॉकडाउन की घोषणा चीफ डिफेंस स्टाफ से की, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जानते हैं, क्योंकि देश की जनता नाराज है, देश की जनता का विश्वास नहीं है। और विश्वास इसलिए नहीं है कि धोखे पे धोखा, तारीख पे तारीख। हमने एक पिक्चर का, फिल्म का डायलॉग सुनते थे कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। यहां है झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, नाटक पे नाटक, जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला। पहला जुमला 15 लाख, फिर नोटबंदी के बाद मुझे 50 दिन में अगर मैं इंकलाब ना ला दूं तो बीच चौराहे पर लटका देना, आतंकवाद को खत्म कर दूंगा। ये तमाम जब जुमले साबित हो गए, दोनों बार भाषणों में बोले ताली बजा लो, अब की बार ताली नहीं, दिया जला लो। अरे भैया थाली भी बजा लेंगे, लीजिए, क्या मर गया कोरोना? दिया जलाऊं, आरती करवाना चाह रहे हैं आप। लेकिन आप उस मजदूर के लिए क्या किया आपने? आज भी तमाम प्रदेशों से हजारों फोन आते हैं कि ना तो संपर्क हो पा रहा, राशन की समस्या खड़ी हो गई है, लेकिन उनकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा? मैं जानना चाह रहा हूं। इसलिए कि वो प्रजापति है, इसलिए कि वो मौर्य है, इसलिए कि वो यादव है, इसलिए कि वो दलित है, इसलिए कि वो सिख है, ईसाई है या पिछड़ा है, राजभर है? क्योंकि पैसे वाले क्षत्रियों को कोई परेशानी नहीं हो रही, ब्राह्मणों को कोई परेशानी नहीं हो रही ज्यादातर। लेकिन मैं आपको यह बात बता दूं, देश की जनता का आपसे विश्वास उठना देश के लिए अच्छा नहीं है। इस नाजुक समय पे मैं प्रधानमंत्री जी आपसे कह रहा हूं, आपको माफी मांगनी चाहिए। और आपको बता दूं मैं, 62,000 करोड़, 62,000 नहीं, 62,000 करोड़ इन्होंने राइट ऑफ किया है। किसका?
पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया किसी को बताया? बताओ भाई भक्तों, बताओ। संबित पात्रा तू भी बता दे या भैया, तू बहुत झूठ फैलाता ना, मैं तो तुमसे भी पूछ रहा हूं, बता दे कि पीएम केयर फंड में पैसा कितना आया। पीएम रिलीफ फंड पहले से था, उस अकाउंट को बंद करके कि नया क्यों लाया? क्या इसकी ऑडिट रिपोर्ट आएगी या नहीं आएगी, बता दो। जब इतना चंदा आ रहा है, सब कुछ आप जनता से ही करवाना था, तो भैया प्रधानमंत्री भी फिर हम ही बन जाते हैं ना, जनता ही सरकार चला लेगी। जब सब कुछ हमसे करवाना है तो आप क्या करने वाले हैं? क्या फकीर झोला उठा कर करे भागने वाले हैं? देश जानना चाहता है ये बात। आप ही ने कहा था हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे। अरे बाबा झोला उठा के चले जाओ तो देश का कुछ भला हो जाएगा, कम से कम जुमलों से तो बच जाएंगे प्रधानमंत्री जी। ये नाजुक समय है। राइट ऑफ जो किया गया है, रामदेव का नाम उसमें आ रहा है, उनकी कंपनी का, उसमें अडानी अंबानी जैसे लोगों का नाम आ रहा है। राइट ऑफ, फिर कह रहे माफ नहीं किया, राइट ऑफ किया है। किसको समझा रहे हो? 68,000 करोड़ माफ करने वालों, तुम्हें क्या लगता है कि हम बेवकूफ हैं क्या? यस, वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझते हैं तुम्हारी साजिश, और इतना अकाउंट हमें भी आता है। हमें ना समझाओ, इतने इकोनॉमिक्स हमें भी आती है, इतनी अकाउंटिंग हमें भी आती है। राइट ऑफ का मतलब यह है कि बैंक ये मान ले कि ये पैसा मर गया। अरे जब रामदेव पे कौन सी कमी आ रही है, क्यों नहीं ले रहे उससे पैसा? डरते हो क्या? जब गरीब मजदूर पे 2 लाख रुपए का लोन हो जाता है ना, तो बैंक वाले उसकी संपत्ति जब्त कर लेते हैं, क्योंकि वो गरीब होता है, वो मजदूर होता है, वो किसान होता है। लेकिन ये जो बड़े बड़े देश के, मैं तो कहूंगा कि देश के लुटेरे, अडानी अंबानी जैसे लुटेरे या रामदेव जैसा लुटेरा, अगर राइट ऑफ की बात आई है, क्यों आ रही है राइट ऑफ की बात? क्या खत्म हो गई इसकी कंपनी? ये दिवालिया घोषित हो गया क्या? पैसे नहीं है इस पे, प्रॉपर्टी नहीं है, क्यों सीज नहीं करते हैं? लेकिन हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है, और डरपोक सरकार कभी भी फैसले नहीं ले पाती है। इसीलिए आज मजदूर परेशान है पूरे देश के अंदर। और हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। हम लॉकडाउन की पॉलिसीज में हमने कहा हमेशा कि यस, वी रेस्पेक्ट गाइडलाइंस इशूड बाय आवर गवर्नमेंट, बट इट डजंट मैटर, वी फॉलो योर ईच एंड एवरी स्टेप। नो, हम लोग जो गलत होगा उसका विरोध करेंगे, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मेरा ये मौलिक अधिकार है प्रधानमंत्री जी। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि कई लोगों ने मुझसे कहा, जो मजदूर फंसे हुए हैं, कि भैया शादाब भाई क्या करें, लगातार पूछ रहे हैं लोग। तो मेरे भाई मैं आपसे यही कहूंगा कि जो नंबर जारी किए गए हैं उस पे करिए। और हम अभी कई स्टेट के मुख्यमंत्री कार्यालय और कई लोगों से हम संपर्क करने के एक कोशिश कर रहे हैं कि भैया आप वेबसाइट बना दो, आप वेबसाइट बना दो जिसपे एक रजिस्ट्रेशन होता है ना, जैसे मिस कॉल लगा करके तुम मेंबर तो बना लोगे जनता को, अपनी पार्टी का मिस कॉल लगा करके तुम सीए पर समर्थन तो ले लोगे। प्रधानमंत्री जी, मैं आपका 56 इंच का सीना देखना चाहता हूं। अगर 56 इंच का सीना विदेश से दौलत वालों के पैसों को, वुहान से उनके बच्चों को लाया जा सकता है, तो मेरे गरीब के मजदूर को 2 वक्त की रोटी और उसे उसके घर क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता? एक भारत का नागरिक ये सवाल पूछ रहा है प्रधानमंत्री जी। कानून का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री ने एक अच्छी पहल की, ट्रेन के जरिए अपने लोगों को बुलाया, उसी तरीके से बाकी मुख्यमंत्री पहल क्यों नहीं करते हैं? और हमारे उत्तर प्रदेश के बाबा से मैं कहूंगा, अरे बाबा, हर जगह ये नफरत ना करिए, कुछ काम ऐसा कर लीजिए मजदूरों के हित में कि जिससे कि सभी की सेवा हो जाए। अगर आप वाकई सन्यासी हैं तो सन्यासी का एक जो धर्म होता है वो ही निभा दीजिए। सन्यासी का धर्म होता है कि प्रजा या अनुयायी या उसके क्षेत्र के लोग परेशान ना हो, और मजदूरों की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं। आज मजदूर दिवस है और मैं क्योंकि एक मुसलमान हूं, भारत का मुसलमान हूं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पाक मुकद्दस महीना है, इस महीने में मैं एक बात कहूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा मजदूरों के लिए कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दो। ये तालीम है और मैं कहूंगा कि इस तालीम का पालन करे सरकार, करना चाहिए। मजदूरों पे अगर अन्याय करेंगे हमसे बड़ा कोई जालिम नहीं होगा। अगर हम मजदूरों पर जुल्म करेंगे तो हम शैतानों की कैटेगरी में आएंगे, शैतानों की, चाहे मैं क्यों ना हूं।
क्योंकि जो मजदूर का दुश्मन है, जो मजदूर पे अन्याय करता है, वो कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे मैं खुद हूं। शायद आप भाई लॉकडाउन 3 होने के बाद लॉकडाउन का क्या, बिल्कुल भाई, लॉकडाउन 3 खत्म होने के बाद लॉकडाउन 4 भी आ सकता है, क्योंकि सरकार ने गलतियां की। पहले तो विदेशी फ्लाइट पाबंदी नहीं लगाई और टेस्ट की रफ्तार बहुत कम है। बिहार में भी 25,000 टेस्ट हुए हैं, बताइए आप। यूपी में 22-23 करोड़ की आबादी है, लेकिन यहां भी 1 लाख टेस्ट नहीं हुए हैं। लेकिन नई नई डींगे करेंगे, नई नई बातें करेंगे, अहमखाना बात करेंगे, बकवास करेंगे। दूसरी चीज, ये लॉकडाउन आप ये मान करके चलिए कि जो बहुत सी पाबंदियां सितंबर तक रहने वाली हैं, ये मान करके चलिए, मेंटली प्रिपेयर रही, कुछ चीजें खुल जाएंगी, धीरे धीरे खुलती रहेंगी। लेकिन ये हम सरकार को कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन को फॉलो करें। जैसे टर्की, आपको हमारी चीज से प्रॉब्लम हो सकती है, शायद आपसे प्रॉब्लम करिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो टर्की ने जिस तरीके से लॉकडाउन को इंप्लीमेंट किया है, स्मार्ट लॉकडाउन, आप उस पर स्टडी करें, पूरी टीम स्टडी करे, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट की अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है। वी हैव इनफ एक्सपर्ट, हर फील्ड के एक्सपर्ट हैं। वो स्टडी करें और स्टडी करने के बाद ये देख लें कि कैसे मजदूर को समस्या भी ना हो, क्योंकि लोग भूख से मारे जाएंगे, 10 लाख से ज्यादा लोग। और जो बेरोजगारी का एक सुनामी आने वाली है, बेरोजगारी की सरकार उसको लेकर प्लानिंग करे, और अगर आवश्यकता है तो हम तैयार हैं आपको मशवरा देने के लिए, क्योंकि हमने हथियार चलाने छोड़े, भूले नहीं है। अब हथियार का मतलब ये ना कहें बीजेपी के लोग कि हथियार का मतलब मारना काट, हथियार का मतलब है प्लानिंग के मेथड्स। हमें मालूम है प्रधानमंत्री जी पहले दिन से जो जो प्लानिंग की, आपको वही माननी पड़ती है, लेकिन लेट मानते हो आप हमारी बात मानते हो, लेकिन लेट मानते हो जब तक नुकसान हो चुका होता है। आपने अगर सही समय पे बात मानी होती तो आज 37,000 केस ना होते, 37,000 केस ना होते। लॉकडाउन 3 के बाद लॉकडाउन 4 भी लाना पड़ेगा। अगर सही तरीके से इन लॉकडाउन का इस्तेमाल ना किया गया, टेस्टिंग संख्या को बढ़ाकर क्वारंटीन सेंटर की सुविधा मुकम्मल कर दो, और ये बीमारी एक्सपर्ट बताते हैं 2 साल तक रहने वाली है। इम्यूनिटी सिस्टम पे डिपेंड करती है ये, जितना बॉडी हमारी ताकतवर रहेगी, ये बीमारी का असर नहीं पड़ेगा। इस बीमारी का असर बुजुर्गों पर और बच्चों पर पड़ता है। और ये कोरोना वायरस, कई करोड़ लोग ऐसे हैं भारत में जो कोरोना वायरस से पीड़ित भी हो जाएंगे और सही भी हो जाएंगे, लोग पता ही नहीं चलेगा। जो ये हम टेस्ट नहीं कर रहे ना, ये बहुत घातक साबित होगा, बहुत नुकसानदायक साबित होगा टेस्ट ना करना। उत्तर प्रदेश में मात्र 1 लाख टेस्ट भी नहीं हुए, 78,000 टेस्ट हुए हैं। बिहार में 25,000 टेस्ट हुए हैं। बंगाल में भी ऐसे टेस्ट हुए हैं। कई जगह तो ऐसे हैं जहां 5,000 भी टेस्ट नहीं हुए भी, कई जिले प्रदेश ऐसे हैं। क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम? कब तक हम गरीब जनता को घरों में बंद करे रखेंगे? लॉकडाउन कब तक करेंगे आप? 1 लॉकडाउन हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 कब तक करेंगे? एक दिन ऐसा होगा प्रधानमंत्री जी, जैसा कि आज आपकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। पिछले 2 लॉकडाउन की घोषणा आपने की, लेकिन तीसरे लॉकडाउन की घोषणा करने में आपको समस्या आई। क्यों आई? क्योंकि मजदूरों ने अपनी आवाज बुलंद की कई बार, और कोरोना स्प्रेड भी हुआ उन्हीं के जरिए, क्योंकि उनकी गलती नहीं थी, सरकार की गलती थी। और आपने ये जो रामदेव है ना, ऐसे वाला रामदेव जो है, अब किसी ने मुझे कहा, मैं ये एक जोक है कि ऑरेंज जोन में इतनी रियायत मिलेगी जितना रामदेव साहब की आंख खुलती है। आप समझ लीजिए कितनी रियायत मिलेगी, यानी ना के बराबर इतनी मिलेगी। सिर्फ मजाक नहीं उड़ा रहे हम, एक ये जोक सिर्फ है। लेकिन जो ये कर रहे हैं ना आप, ये 1 महीने के लिए बंद, ये सितंबर तक अगर बंद कर दिया तो पूरी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। पूरी दुनिया में इकोनॉमी का क्राइसिस आने वाला है। अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहेगा 2030 तक, मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात, ये नोट कर लेना आज। ये भविष्यवाणी नहीं है, क्योंकि इस्लाम में ये सब चीजें, भविष्यवाणी सब चीज ज्योतिष नहीं होता है, लेकिन एक तजुर्बा मैं बता रहा हूं। मेरा जो मैंने इकोनॉमिक्स को मैंने पढ़ा है, इकोनॉमी को मैंने समझा जो है, अब तक की स्टडी जो मैंने की है, 1930 रिवाइव होगा, 2030 तक अमेरिका सुपर पावर नहीं, एक नई पावर जनरेट होगी। क्या भारत उसमें अपनी हिस्सेदारी दे पाएगा? लेकिन क्या है इन्हें तो निजामुद्दीन मरकज, अरे भैया निजामुद्दीन का 80% मरीज सही हो गए, वो भी बता दो। और आप तो कहते ना कि 3700 मरीज निजामुद्दीन के हैं, अब बता दो ना भैया 35,000 कहां के हैं? आरएसएस के हैं? बोलो, अरे संबित बोलो, बजरंग दल के हैं क्या? अरे नलिन कोहली बोलो, बीजेपी के हैं क्या? अरे सुधांशु त्रिवेदी आप भी बोलो।
संघ परिवार के हैं क्या, विश्व हिंदू परिषद के हैं क्या? अरे शाहनवाज बाबू जो मुझे डिबेट में मेरे से कह रहा था कि मुसलमान जो है यार बहुत सुरक्षित है, तुम्हारा सर्टिफिकेट चाहिए क्या? अरे तुम तो सरकारी गुलाम हो शाहनवाज साहब, आपको आज तक मिनिस्ट्री नहीं मिल रही इस सरकार में। कितना आपने इनके एजेंडे पर बात कर ली, लेकिन आज तक आपको मिनिस्ट्री नहीं मिल रही। मुझे बड़ा दुख है। आप किस कदर गिर के अपनी बात रखनी पड़ती है, किस कदर झूठ बोलना पड़ता है। मैंने एक शब्द कहा, फिर कहते हैं कि क्या अल्हम्दुलिल्लाह आप भाइयों की दुआएं हैं कि शादाब चौहान की बात में आप साथियों ने इतनी ताकत पैदा करती कि कैबिनेट मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी को मेरे एक वर्ड पे 4 ट्वीट करने पड़े, क्योंकि आकाए मुख्तार जनाब मोदी नाराज ना हो जाएं। मैंने कहा था कि जिस तरीके से हमारे जो ब्लड डोनर तबलीगी जमात के लोग हैं वो कोरोना वॉरियर हैं, तो पेट में दर्द हो गया। अरे अब तो ये मोहब्बत की बात फैल जाएगी, समाज में एकता और भाईचारा फैल जाएगा। और अगर भाईचारा समाज में फैलेगा तो फिर सरकार से बात की जाएगी कि मजदूर मर रहा है महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उनके राशन का इंतजाम नहीं है। आज राशन की समस्या बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। और आज ये 15 लाख का जिन्होंने वादा किया था, आज 6 साल गुजर गए। आज देश का मजदूर आपसे कहता है, प्रधानमंत्री जी सीना ठोक करके, एक किसान का बेटा ललकार करके ये बात कह रहा है कि 15 लाख नहीं, हमारे हिस्से के 15,000 ही किसानों को, गरीबों को दे दो। लेकिन नहीं आ रहा पैसा, बहुत ना के बराबर। किसी अकाउंट में सुना 500 रुपया आया, 500 रुपया सुना है प्रधानमंत्री जी के तो मेकअप पे भी एक दिन में 50,000 खर्च हो जाते हैं। सुना है प्रधानमंत्री जी के तो कपड़ों पे भी तो 70,000 का कुर्ता पहनते हैं, किसी ने बताया। लेकिन गरीब के लिए 500 रुपया कितने दिन, 1 महीने के लिए, और राशन के नाम पे मोटा चावल देंगे। मजदूर को तुम वोट लेना आता है तो तुम उनके कदमों में चले जाते हो, भीख मांगते हो भाजपा वालों। लेकिन जब उनकी सेवा करने का समय आया, जब राष्ट्र आपदा का समय आया, भारत का बजट 5 लाख करोड़ का बजट तो सिर्फ उत्तर प्रदेश का है। 2.7 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी है, लेकिन नया पार्लियामेंट बनाने के लिए पैसा है, अडानी अंबानी का माफ करने के लिए पैसा है, बड़े बड़े रोड्स बनाने सबके लिए पैसा है। लेकिन गरीब मजदूर जो पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित है, उसके राशन के लिए पैसा नहीं है। आज भी पूरे पूर्वांचल, बुंदेलखंड और बिहार का सीमांचल, बंगाल में ये तमाम इलाके वो बता रहा हूं जहां पर लोग भूख से मरने पर मजबूर हैं। और अगर आरटीआई डाली जाएगी ना, क्योंकि सच्चाई वैसे नहीं बताते, ये बताते ही नहीं है। ये अगर सच्चाई पता चलेगी तो भूख से लगभग मेरा आंकड़ा है कि 2000 के करीब मौत हो चुकी हैं। और आने वाले समय में बेरोजगारी की बाढ़ आ जाएगी। एक तरफ ये कहते हैं कि कोई कंपनी सैलरी ना काटे, खुद डीए काट लेते हैं, तो प्राइवेट कंपनी को क्या संदेश जाएगा? जब कंपनीज में वर्किंग नहीं होगी वो कैसे रख लेंगे? अभी पता चला स्पाइस जेट अपने पायलट्स की सैलरी आधा करने वाली है। क्या करेंगे जी? कंपनियां बंद हो जाएंगी। ऐसे हमारे पास एक सॉलिड प्लान होना चाहिए। और विपक्ष से बात करना कोई गुनाह का काम नहीं है प्रधानमंत्री जी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप शादाब से एतराज करिए, लेकिन हमारी बातें देश की बात है। उस मजदूर, सोचो थोड़ी देर के लिए प्रधानमंत्री जी, अगर आप अपनी माताजी से सच्चा प्रेम करते हैं, पूछिए, सोचिए, अगर आपकी माताजी कहीं जंगल में भूख से तड़प रही होती तो क्या आप उनके 1 महीने के लिए क्या 500 रुपये देते? मेरा एक सवाल है। प्रधान या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, क्या माताजी या पिताजी या बहन या कोई आपके परिवार का व्यक्ति अगर कोई परेशानी में हो तो क्या 500 रुपये 1 महीना के लिए दिया जाएगा? 15,000 तो दे दो कम से कम। और तीसरा, आखिरी, अब दिख रहा है फेस नहीं दिख रहा बोल रहे मेरे भाई ये फेस दिखता है तो संघ परिवार की जितनी आईटी सेल है ना, सबके पेट में दर्द हो जाता है। बोला है कि हम पूरे दिन में झूठ फैलाते हैं, ये शाम में आकर के पूरा पोस्टमार्टम कर देता है। अब नहीं चलेगा, तुम्हारे पास मीडिया हाउसेस होंगे,
तुम्हारे पास आईटी सेल होंगे, लेकिन हमारे पास सोशल मीडिया और मेरे ये सच्चे भारत के नागरिक जो मेरे साथी जुड़े हुए हैं, ये एक एक घर तक तुम्हारी तमाम नाकामी को पहुंचाएंगे और बताएंगे कि हां, हम सच के साथ हैं। और जो नफरत फैलाएगा, झूठी नफरत फैलाएगा, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। आखिरी बात, अब दिख रहा फेस, आखिरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं क्योंकि समय काफी हो गया, सुबह शहरी के लिए भी उठना होता है। ये हर चीज में धर्म ढूंढते हैं। अब लॉकडाउन 3 के बाद अगर लॉकडाउन खुलता भी है, लॉकडाउन 4 के टाइम पे या दुकानें खुलती भी हैं, मैंने एक अपील की थी आपसे, फिर मैं अपील कर रहा हूं और इस अपील को पहुंचा दीजिए आप हर व्यक्ति तक। रमजान रखने वालों से मैं अपील कर रहा हूं, आप नमाज घर में अदा कर रहे हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। इफ्तार पार्टी आप कर नहीं रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जुमा आपने घर पे अदा किया, तो मेरे भाई आपसे विनम्र निवेदन है, ये गुंडे, ये साजिश रच के कुछ लोग आपको शॉपिंग के बहाने, खरीदारी के बहाने सड़कों पे लाना चाहते हैं, जिससे कि कोरोना का इल्जाम आप पे लग जाए। तो आपसे हाथ जोड़ करके अपील है कि इस ईद अगर कुछ खरीदना भी है जरूरी सामान, तो भीड़ ना करें। आपसे गुजारिश है, क्योंकि आपकी वजह से पूरी कौम बदनाम हो सकती है। अब आप ये देखो, अगर आप अपनी कौम के दुश्मन हैं तो जाइए शॉपिंग करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप अपनी कौम के हमदर्द हैं अगर, तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि हम बिना फजूल काम के घर से बाहर नहीं निकलेंगे, बिल्कुल नहीं निकलेंगे, और हम इनकी साजिश का शिकार नहीं होंगे। क्योंकि 15 मई, जो 17 मई का इन्होंने टाइम दिया ना, 60,000 के करीब केस हो चुके होंगे जब तक। कितने? 60,000 के करीब, 50 से 60 के बीच केस हो चुके होंगे। और उसमें और ईद के बीच में अगर 70,000 हो गए और आप सड़कों पे निकल गए ना, तो 70 के हजार का जिम्मेदार आपको बना देगा ये मीडिया। क्योंकि जब मुर्तजा नाम का व्यक्ति हैदराबाद के अंदर, जब मुर्तजा नाम का व्यक्ति पुलिस वाले का हाथ ऐसे पकड़ता है, तो मीडिया 1 घंटे की डिबेट करता है। बिल्कुल हम इसके कतई हकदार नहीं है कि भाई बदतमीजी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मेहर सिंह पुलिस वालों का सर फोड़ देता है ना, तो इनके मुंह में दही जम जाती है। अगर कोई एक टोपी वाला कानून का उल्लंघन करता है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन कर देता तो 1 घंटे की डिबेट करता है। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 25 मार्च को अयोध्या में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं, कर्नाटका का मुख्यमंत्री उल्लंघन करता है, 24 मार्च को शपथ लेते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज तक वहां स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, हेल्थ मिनिस्टर ही नहीं है, उस पे कोई सवाल नहीं करता है। जो कलबुर्गी में हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं धार्मिक आयोजन के लिए, उस पे डिबेट कोई नहीं करता है। मुरादाबाद में अगर कोई डॉक्टरों पे हमला कर देता है, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए, मैं खिलाफ हूं। मैं भारत का नागरिक हूं, सच्चा मुसलमान हूं, सच्चा देशवासी हूं। डॉक्टरों पे हमला करना गलत है और करने वाले भी गलत हैं। लेकिन मुरादाबाद में करे तो गलत है, लेकिन मेरठ में डॉक्टर भटनागर पर जुगल किशोर हमला करे तो मीडिया के मुंह में दही जम जाती है। परेशानी यहां आ जाती है। ये क्रोनोलॉजी है कि एक आदमी गलती करे, पूरी कौम को कटघरे में खड़ा कर दो, और फिर अपने देश के प्रजापति, मौर्य, पाल, दलित, आदिवासी, जो गरीब मजदूरों के मुद्दे हैं ना, उन मुद्दों पर दबा करके, उनको मिट्टी में दफन करके ये नफरत के मुद्दे ऊपर ले आओ। ये इनकी साजिश है और इसको बेनकाब करना होगा। लड़ाई ये है हमारी आपसे, और लड़ाई जारी रहेगी। ये सच्चाई की लड़ाई है। और मैं आपसे एक बार फिर अपील करता हूं कि अगर आपको अपनी कौम से मोहब्बत है, अपने देश से मोहब्बत है, तो आप ये तय कर लें कि ईद तक, कम से कम ईद तक मैं अपने घर से बिना जरूरी काम के नहीं चलूंगा, और कोई भी सामान महंगा ना बेचें। हश्र के मैदान में जवाब देना पड़ेगा। इस नाजुक वक्त का गलत इस्तेमाल करने वालों, तुम शैतानों की फौज में से हो। मजदूरों पे जुल्म करने वालों, तुम शैतानों की फौज में से हो, जो मजदूरों को भूखा मरने के लिए छोड़ रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के मजदूर हैं। वो बहुत बुरी नस्लों में से हैं, और हां, हम उनके दुश्मन हैं, हम उनके राजनीतिक दुश्मन हैं। और जो भी उनकी मुखालफत में संवैधानिक रास्ता होगा, हम अख्तियार करेंगे। और जो पुलिस वाले अच्छा काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स, क्लिनिक और पैरामेडिकल स्टाफ अच्छा काम कर रहा है, सबको सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन उस सैल्यूट की आड़ में किसी को गुंडागर्दी करने की अनुमति भी नहीं है। ये याद रख लें सभी के लिए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि ये बाबर का महीना
चल रहा है। अमन से, चैन से, सुकून से रहिए, अपने घरों में कानून का पालन करते हुए रहिए और यह तय कर लीजिए कि भैया मेरा लॉकडाउन तो ईद तक का है। और जो ज़कात के बारे में, हाँ एक आखिरी सवाल ज़कात के बारे में मुझसे किसी ने कहा था, ज़कात, ये इस बार ज़कात अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को और अपने उस करीबी मजदूर भाई, गरीब भाई, क्योंकि वो हम पे हमारा हक है, हम पे हक है उन भाइयों का, उनको दें वो ज़कात और ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात दें। और जो खर्चा आप ईद की शॉपिंग में करने वाले थे ना, किसी भाई के इफ्तार का जरिया बन जाओ मेरे भाई, किसी मजदूर के राशन का जरिया बन जाओ मेरे भाई। ये बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा। मुझे यकीन है कि मेरा रब, ईश्वर, इस सृष्टि को बनाने वाला, इस दुनिया को बनाने वाला आपसे बेहद खुश हो जाएगा। अगर आपका पड़ोसी कोई प्रजापति, मौर्य, पाल, दलित, आदिवासी है, बिल्कुल उसको गले लगा करके ऐसा महसूस ना होने दो कि वो मायूस है, वो माधुर है, उसके साथ खड़े हो जाओ और बताओ ये है सच्चे भारतीय की पहचान, ये है हमारी तारीख कि जब हमने इस मुल्क पे हुक्मरानी की, हमने किसी से नाइंसाफी नहीं की। और अगर वक्त मिलेगा सत्ता का तो फिर से हम न्याय करेंगे, अन्याय के खिलाफ खड़े रहेंगे। इन्हीं सब बातों के बाद मैं गुजारिश करता हूं कि दुआ करिए कि मुल्क में अमन कायम रहे। और प्रधानमंत्री जी, बड़ा मायूसी मिली कि आज आप नहीं आए, आपने नहीं कहा। मित्रों और भाइयों बहनों, हम तो इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं समझता हूं आपका दर्द कि जो गलतियां हुई, सरकार से टेस्टिंग नहीं हुई, अमेरिका ने धमकी दे दी और फ्लाइट पाबंदी नहीं हुई, मजदूरों की सुविधा का मामला नहीं हुआ, राशन में समस्या हुई, तो हो सकता है इसलिए डर की वजह से ना आए हो आप। इन मैं बातों को समझता हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, लॉकडाउन का पालन करें, सब एक दूसरे के साथ खड़े रहें, हम सब भारतीय एक हैं। जय हिंद।